हेलो एवरीवन, वेलकम। सो पंजाब लेक्चरर कैडर इकोनॉमिक्स का आज सबसे बेसिक लेक्चर, जो सबसे बेसिक इकोनॉमिक्स का आपका टॉपिक है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले एक इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी पर भी बेसिक लेक्चर था, उसका यहाँ पे आपको भी लिंक मिल जाएगा। पहले आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं या इस क्लास के बाद भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली मैंने सब चीज़ें इसमें इस टॉपिक से रिलेटेड कवर करी हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे पूरे पंजाब लेक्चरर कैडर इकोनॉमिक्स के कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो आप हमारी एमएस स्टडी ग्रुप एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हो। बेसिकली ये जो आज का लेक्चर होगा ये आपके कोर्स का ही लेक्चर है। स्टूडेंट्स की डिमांड पर हमने एज ए डेमो लेक्चर इसे यूट्यूब पर अपलोड किया है, ठीक है। सो इसमें आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस मिलता है। अभी जैसे आपका नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग हमने न्यू अपडेटेड बैच करके एक फोल्डर बनाया है आपके कंटेंट सेक्शन में। वहाँ से आप क्लासेस देख सकते हैं और कुछ क्लासेस जो आपके इस सिलेबस में ऐसा हमको लगा कि भाई ये चीज़ें नहीं हैं, है ना, या ये चीज़ें और अच्छे से करवानी चाहिए, पहले वाले सिलेबस में ये टॉपिक नहीं थे, तो उनके अभी आपके इसमें लाइव चल रहे हैं, ठीक है जी। सो बाकी का रिकॉर्डेड है, पर्टिकुलर उन टॉपिक्स के अभी आपके लाइव चल रहे हैं। और क्लासेस के नोट्स मिलेंगे आपको, पर पहले आपको क्लास देख लेनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ साइमल्टेनियसली आप नोट्स रीड कर सकते हैं, बट ओनली नोट्स पर मत जाइएगा, क्लासेस ज़रूर देखिएगा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हमारे पास अवेलेबल थे इस एग्जाम के, हमने वो सारे करवाए हैं, उसके सबके वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा इसमें क्या रहता है कि आपको एक ना नोटिस बोर्ड में डाउट क्लियरिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाता है। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स में कोई भी किसी तरह का डाउट रहता है, कंसेप्चुअल डाउट है ना, तो आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, वो आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज जो भी आप अभी लाइव चल रहे हैं, है ना, उसका सारा आपको ना ओवरव्यू सेक्शन में शेड्यूल दिख जाएगा, किस दिन का लाइव है लगाया हुआ है और किस डेट का लगाया हुआ है और किस टाइम लगाया हुआ है, वो शेड्यूल आपको मिल जाएगा। आप अगर लाइव में भी आना चाहें, वहाँ पे भी डाउट पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, ठीक है जी। सो ये चीज़ें हैं और इसके अलावा टेस्ट भी इसमें हमने प्रोवाइड करे हुए हैं। अभी हम फ्रेश इसके फुल लेंथ टेस्ट, नया जो आपका भी अपडेटेड सिलेबस आया ना, उसके अकॉर्डिंग भी हम इसके टेस्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, फुल लेंथ टेस्ट। उसमें आपका पंजाब इकोनॉमी और सारा आपका लेटेस्ट जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वो टेस्ट डिज़ाइन होंगे। वो जल्दी आपको वो भी अभी कंटेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, वो भी हम बना रहे हैं। ओके, सो आज की क्लास में हम डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड पीपीसी, ये टॉपिक्स करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। दैट इज बेसिकली +1 +2 लेवल इकोनॉमिक्स। इससे पहले हमने इसमें एक इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी वाली क्लास ली थी, जिसमें मैंने आपको इकोनॉमिक्स में पॉजिटिव, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये वो है ना, ये चीज़ें करवाई थी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, है ना, इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम ऑफ चॉइस करी थी हमने उसमें। तो ये +1 +2 की इकोनॉमिक्स है, दैट आर इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी लेक्चरर लेवल एग्जाम, पीजीटी लेवल एग्जाम, एंड एनीवन हु वांट टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, उन सबके लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस, एडम स्मिथ के अकॉर्डिंगली, रॉबिन्स के अकॉर्डिंगली, वो पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी समझेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, ये चीज़ें करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो आपके सबके डाउट्स वगैरह बाद में हम करेंगे, पहले हम सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। मुझे एक बार जस्ट कंफर्म कर दीजिए प्लीज़ कि सब कुछ एकदम ठीक है, ऑडियो वीडियो, ये मेरी आप स्क्रीन देख पा रहे हैं। ये फर्स्ट स्लाइड, वर्ड इकोनॉमिक्स वाज ड्राइव टू, क्लियर है? प्लीज़ कंफर्म मी। आल ओके है? यस, ठीक है, चलो देखो। सो द वर्ड इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का जो वर्ड है दो ग्रीक वर्ड से बना है। ओइकोस, दैट इज ए हाउस, ग्रीक वर्ड है। ओइकोस अजीब सा इसलिए आपको लग रहा है बिकॉज दैट इज ए ग्रीक वर्ड। ओइकोस का मतलब होता है हाउस एंड निमेन का मतलब होता है टू मैनेज,
ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का मतलब है मैनेजिंग एन हाउस होल्ड, या हम ऐसा समझ सकते हैं कि लिमिटेड फंड से कैसे अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है, एक मोस्ट सेटिस्फैक्टरी मैनर में अपने लिमिटेड फंड्स जो हैं उनको हमको यूज कैसे करना है, इसको हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है जी। और ये इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी वाली क्लास में ये चीजें मैं आपको काफी डिटेल में समझा चुकी हूँ ऑलरेडी। ठीक है। सो हम यहाँ पे पढ़ते हैं वेल्थ डेफिनेशन जो एडम स्मिथ की है। वेल्थ डेफिनेशन एडम स्मिथ की बहुत ही फेमस बुक है। इस बुक का नाम ही डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। 1776 में इसकी ये बुक आई थी एडम स्मिथ की। इसमें कहा गया इकोनॉमिक्स को एज ए साइंस ऑफ वेल्थ। क्या कहा गया? इकोनॉमिक्स को एज ए साइंस ऑफ वेल्थ। ठीक है। सो इस बुक में ये चीज एक्सप्लेन करी गई है कि भाई कैसे वेल्थ क्रिएट करी जाती है ना। और ये भी चीज इसमें जिक्र आया कि भाई एक जो इंडिविजुअल है, ठीक है, वो कैसे सिर्फ अपने गेन पर ध्यान देता है, अपने प्रॉफिट पर ध्यान देता है। और जब बात एडम स्मिथ की आती है तब इनविजिबल हैंड ना आए, ये कैसे हो सकता है? इनविजिबल हैंड का कंसेप्ट एडम स्मिथ ने दिया था, एंड दैट इज अ वेरी वेरी फेमस कंसेप्ट। किसी इकोनॉमिस्ट का कंसेप्ट इतना फेमस जो गया इनविजिबल हैंड का, कि जो मार्केट फोर्स है डिमांड एंड सप्लाई की वो काम करती हैं, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है ना। तो इस तरह की चीजें इस बुक में कही गई। और स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को ओनली इन टर्म्स ऑफ वेल्थ डिफाइन किया बेसिकली, है ना, नॉट इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। अगली डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की होती है वेलफेयर डेफिनेशन, जो कि मार्शल की बुक आई प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये वाली बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में, बुक का नाम आपको याद रख लेना है। इसमें ये वेलफेयर डेफिनेशन दी गई। अब ये जो इतना बड़ा लंबा चौड़ा पढ़ना, ये आप पढ़ना चाहे बाद में पीपीटी में डाल दूंगी, पढ़ सकते हैं, बट द थिंग इज इसमें मेन चीजें क्या है हमको तो एग्जाम के लिए समझनी है चीजें, है ना। तो ये देखो मैंने इसका क्रक्स लिख दिया। वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी आपसे पूछा जाए? अल्फ्रेड मार्शल ने दी 1890 में, इसकी बुक आई प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है। सो इस डेफिनेशन में कहा गया है इकोनॉमिक्स स्टडीज मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ एंड हाउ मटेरियल गुड्स प्रमोट वेलफेयर। इसमें इसने कहा है कि इकोनॉमिक्स स्टडी करती है मैनकाइंड को ऑर्डिनरी एक बिजनेस ऑफ लाइफ में, और कैसे जो मटेरियल गुड्स हैं वो वेलफेयर को प्रमोट करती है। बेसिकली अगर हम समझे तो इस डेफिनेशन में वेलफेयर की बात करी गई है, जो बात एडम स्मिथ ने नहीं करी थी। एडम स्मिथ ने वेल्थ की बात करी थी, इसने बात करी है वेलफेयर की। इकोनॉमिक्स का मतलब ह्यूमन वेलफेयर है, इंडिविजुअल वेलफेयर भी, सोशल वेलफेयर भी, कि कैसे मटेरियल गुड्स जो हैं वो वेलफेयर को, सोसाइटी की वेलफेयर को प्रमोट करते हैं। ये इस डेफिनेशन में बात हुई है। ठीक है। कि अब ये जो मटेरियल गुड्स की इसने बात करी है ना, मटेरियल गुड्स यानी कि ऐसी भौतिक वस्तुएं जो ह्यूमन वेलबींग को, ह्यूमन की वेलफेयर को इंप्रूव करती हैं। अब क्रिटिसाइजर्स कहते हैं कि भाई इसने ना सिर्फ वस्तुओं की बात कर दी, सिर्फ गुड्स की बात कर दी, सर्विसेज की बात क्यों नहीं करी? इसने ये क्यों नहीं कहा कि कुछ सर्विसेज भी हैं जो वेलफेयर को, ह्यूमन वेलफेयर को प्रमोट करती हैं? सर्विसेज जैसे कि डॉक्टर की सर्विसेज, टीचर की सर्विसेज, ये भी तो ह्यूमन वेलफेयर को इंप्रूव करती हैं। तो ये इसका क्रिटिसिज्म माना जाता है। जैसे एडम स्मिथ का क्रिटिसिज्म माना जाता था ना कि उसने सिर्फ वेल्थ की बात करी है, वेल्थ क्रिएशन की, सेल्फ इंटरेस्ट की बात करी है ना, वेलफेयर पर बात नहीं करी। इस डेफिनेशन का क्रिटिसिज्म ये कहा जा रहा है कि इसने कहा है कि हाउ मटेरियल थिंग्स प्रमोट वेलफेयर, व्हाई नॉट सर्विसेज, है ना। तो ये इसका मेन ड्रॉबैक दिया गया। अगली तीसरी डेफिनेशन यहाँ पे आई रॉबिन्स की। ठीक है। अब रॉबिन्स की बुक का नाम क्या है? ध्यान से पढ़ लो, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, 1932 में ये बुक आई। ठीक है। अब इसका भी क्रक्स मैंने ऐड किया है। क्या है? स्कैरसिटी डेफिनेशन। अगर आपसे पूछी जाए कि भाई इकोनॉमिक्स में स्कैरसिटी डेफिनेशन किसने दी है, फटाफट से टिक कर देना है, रॉबिन्स ने दी है। ठीक है। उसकी बुक का नाम क्या है आपको पढ़ाया गया, टिक कर देना। सो इसने क्या है? इकोनॉमिक्स स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। ये डेफिनेशन इतनी फेमस हुई ना, मुझे तो लगता है आप में से जितने भी अभी लाइव देख रहे हो, रिकॉर्डेड देखोगे, सबको ये डेफिनेशन टिप्स पर होगी। स्कैरसिटी डेफिनेशन बहुत ही फेमस ये डेफिनेशन हुई थी कि भाई इकोनॉमिक्स जो है वो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड मीन्स, एज ए रिलेशनशिप बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स एंड स्कैर्स रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। कि जो एक इंसान है, एक कंज्यूमर है ना, उसकी वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड है और उन वांट्स को पूरा करने वाले सोर्सेज जो हैं वो सीमित हैं। और यहाँ पे एक और चीज है, सीमित रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो कहता है इकोनॉमिक्स एक ऐसे ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है जो कि रिलेशनशिप है इसमें, किसमें? अनलिमिटेड वांट्स में और स्कैर्स रिसोर्सेज में, वो स्कैर्स रिसोर्सेज में जिनके अल्टरनेटिव यूजेस है।
है ना। तो वही है मेन आइडिया कि भाई एक तरफ तो ह्यूमन की वांट्स अनलिमिटेड है, दूसरी तरफ उनको पूरा करने के लिए रिसोर्सेज सीमित हैं, और उन सीमित रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो इकोनॉमिक्स का मतलब है कि चॉइस करनी है, यहाँ पे आती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि हमको चूज करना है कि हमको किस सोर्स पे कहाँ पे किस सोर्स को कहाँ पे लगाना है और उससे अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, अब इसके क्रिटिसिज्म में वही है कि भाई इसने वेलफेयर की बात नहीं करी, है ना। हर जितना कोई भी थ्योरी बनेगी ना इकोनॉमिक्स में, आप देख लो बढ़िया से बढ़िया थ्योरी होगी ना, उसका क्रिटिसिज्म होगा ही होगा। हम बोलते हैं ना कि भाई हम जितने मर्जी अच्छे इंसान बन जाए तब भी लोग क्रिटिसाइज, कुछ कोई ना कोई बंदा निकल ही आएगा जो उनको क्रिटिसाइज करे। अब इकोनॉमिक्स में भी आप देख लो, इतने अच्छे साइंटिस्ट ये लोग, इतने अच्छे इकोनॉमिस्ट, इतनी थ्योरियां इन्होंने दी है ना, इतना कुछ, उसके बावजूद भी हर चीज का क्रिटिज्म होता है। अकॉर्डिंगली हर इकोनॉमिक्स की थ्योरी का क्रिटिज्म आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आगे द नेक्स्ट डेफिनेशन जो हम आगे पढ़ रहे हैं, दैट इज अ ग्रोथ डेफिनेशन। ठीक है, ग्रोथ डेफिनेशन किसने दी है? सैमुअल्सन ने दी है। इसने क्या कहा है? कहता है इकोनॉमिक्स स्टडी करती है कि कैसे सोसाइटी जो है वो स्कैर्स रिसोर्सेज को यूज करती है। वो स्कैर्स रिसोर्सेज, सीमित साधन जिसको हम बोलते हैं, वो स्कैर्स रिसोर्सेज जिनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, काफी सारे अलग अलग जिनके यूजेस हैं, है ना। कैसे सोसाइटी ऐसे रिसोर्सेज को यूज करती है गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए और गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, अब भी और फ्यूचर में भी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी मिलती है उससे, रोबी अपना जो पढ़े पढ़े हमने, कौन सी है, रॉबिन्स की, है ना, इससे मिलती है ये वाली डेफिनेशन। बट इसमें मेनली क्या है कि कैसे सोसाइटी इन रिसोर्सेज को यूज करती है टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट गुड्स नाउ एंड इन द फ्यूचर। तो अब क्योंकि इसमें बात कर दी नाउ, अब भी और फ्यूचर में भी, तो यानी कि इंक्लूड्स इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर टाइम, टाइम के साथ ग्रोथ की ये बात करती है ना। और इसने प्रोडक्शन एस्पेक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एस्पेक्ट, कंजम्पशन एस्पेक्ट सबका जिक्र करा है। और ये सबसे कॉम्प्रिहेंसिव एंड मॉडर्न डेफिनेशन मानी जाती है ग्रोथ की। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक चीजें क्लियर है। आगे हम चलेंगे अपनी, ये पिछली क्लास का रिकैप है एक, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये सब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, इस फ्लो चार्ट से सारा रिवाइज हो जाएगा। फिर हम आगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स की तरफ चलेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक चीजें क्लियर है। आपके जो भी डाउट्स वगैरह है ना, जो चीज़ें, मैं उनका एंड में रिप्लाई करूंगी। ठीक है, चलिए, सो आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तीन एस्पेक्ट हैं। अच्छा, ये चीज़ ना मैंने देखा है, जो आपके लेक्चरर वगैरह लेवल के इंटरव्यूज होते हैं ना, उसमें ये चीज़ पूछते हैं, क्योंकि आपके जितने भी मतलब लेक्चरर के हमारे एग्जाम्स होते हैं स्टेट लेवल के, है ना, या पीजीटी के होते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के, तो उसमें ना ये आपके तकरीबन सिलेबस का ये टॉपिक होता ही है ना। तो इंटरव्यू में वो पूछते हैं कि बताओ 3 थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स डेफिनेशन। कौन सी 3 चीजें? अनलिमिटेड वांट्स, स्कैर्स रिसोर्सेज एंड अल्टरनेटिव यूजेस, राइट। सो ये देखो, ये उस ग्राफ से वही पता चल रहा है कि भाई रिसोर्सेज, साधन मेरे पास स्कैर्स हैं, तो उनके अल्टरनेटिव यूज हैं। जैसे लैंड जो है एक सीमित रिसोर्स है, उसको मल्टीपल वेज में हम यूज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के लिए यूज कर ले, घर बनाने के लिए यूज कर ले, या फैक्ट्री बनाने। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि कैसे मुझे इन सीमित साधनों को एलोकेट करना है अपनी अलग अलग जरूरतें पूरी करने में। ठीक है ना, ये अब 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स इकोनॉमी की हम पढ़ते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस। ध्यान से समझिए इनको। देखो, व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है कि कौन से गुड्स प्रोड्यूस किए जाए, बट एंड इन विच क्वांटिटी। इसमें 2 क्वेश्चंस है। व्हाट, कौन से गुड्स प्रोड्यूस किए जाए, ठीक है, व्हाट गुड्स एंड इन व्हाट क्वांटिटी, और उनकी क्वांटिटी कितनी हो, उसकी मात्रा कितनी हो उन गुड्स की। ठीक है, 2 चीजें आती। एक मिनट, एंड इन व्हाट क्वांटिटी। ठीक है,
सो हाउ टू प्रोड्यूस में क्या आता है, इट रिलेट्स टू चॉइस रिगार्डिंग द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, कि टेक्निक जो है उनको प्रोड्यूस करने की क्या होनी चाहिए। इसमें मेनली आ जाता है कि भाई लेबर इंटेंसिव टेक्निक हो या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हो, ठीक है। फॉर होम टू प्रोड्यूस में आ जाता है इट रिलेट्स टू चॉइस रिगार्डिंग हु गेट्स हाउ मच, कि किसके लिए मुझे प्रोड्यूस करना है, यानी कि किसको कितना मिलेगा। कहने का मतलब कि जो अब प्रोड्यूस कर लिया हमने, है ना, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमी में कैसी होनी चाहिए, कि किसके लिए वो चीज होनी चाहिए, ठीक है। सो दीज आर द 3 बेसिक प्रॉब्लम्स। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस वाली डिटेल में थोड़ी। सो व्हाट टू प्रोड्यूस यानी कि डिसाइड करना है कि कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस होनी चाहिए। अब मैंने ये आपको कौन सी बुक से करवाया है, मैं बुक की रेफरेंस दे देती हूँ। टी.आर. जैन की हमारी एक बुक होती है, बहुत अच्छी बुक है, और दिस इज माई वन ऑफ द फेवरेट बुक बिकॉज इसने बेसिक इकोनॉमिक्स अच्छे ढंग से करवाई हुई है, और मुझे लगता है एनसीईआरटी वाली बुक से भी अच्छे ढंग से इन बुक्स में इकोनॉमिक्स करवाई गई है, जो मतलब बेसिक इकोनॉमिक्स होती है वो, ठीक है। सो फर्स्टली द इकोनॉमी हैज टू डिसाइड, और मैं आपको सीरियसली बताऊं, आपका ये जो कोर्स होते हैं ना इकोनॉमिक्स के जो आपको मिलते हैं, नॉट ओनली लेक्चरर इकोनॉमिक्स, एवरी इकोनॉमिक्स कोर्स यूजीसी नेट का चाहे वो एपी का, इन कोर्सेज में बेसिक +1 +2 की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी और टी.आर. जैन वाली बुक्स से लेके ना, इससे लेके मैंने पीएचडी लेवल की जो कुछ सियानिस की माइक्रो की बुक होती है, या अपनी स्टैटिस्टिक्स की बुक होती है एडवांस लेवल की, या अपनी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बुक रहती है, सल्वोट्रे की मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक रहती है, फ्रॉयन की, ये आपको करवाई हुई है। मतलब आपका कोर्स कंटेंट बेसिक बुक्स से लेके एडवांस्ड बुक्स, इंटरनेशनल ऑथर्स की बुक्स जो है उनसे कवर करवाया गया। एंड ऑल बुक्स आई हैव फर्स्टली आई हैव रेड थॉरोली दिस ऑल बुक्स। इनमें से जो भी चीज़ें हैं आप करवाने के ये करवानी चाहिए, है ना, ये चीज़ें बतानी चाहिए, है ना, उन सब चीज़ों को हाईलाइट करके उसकी पीपीटी बना के सब चीज़ें आपको करवाई जाती हैं। मीन्स टू से कि आपको कुछ भी एज इट इज़ ऐसा नहीं है कि आप अलग से बुक लें, है ना, अलग से कोई किताबें लें, परचेज करें और वहाँ से पढ़ें, बिकॉज ये सब चीज़ें मैंने पढ़ी हैं पहले और फिर ही आपको पढ़ा रही हूँ, है ना। बेसिक से एडवांस तक आई हैव रेड एवरी बुक फॉर इकोनॉमिक्स, वो पीएचडी लेवल की है, +1 +2 एनसीईआरटी लेवल की है, ठीक है। तो ये बात है। आगे देखिए, हम ये पढ़ रहे थे व्हाट टू प्रोड्यूस, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाएं और कितनी क्वांटिटी में किया जाए। जैसे कि कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस किए जाएं या कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस किए जाएं, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स जैसे कि शुगर, क्लोथ, व्हीट, घी, है ना। कैपिटल गुड्स जैसे कि मशीनें हो गई, ट्रैक्टर हो गए, है ना। जैसे कंज्यूमर गुड्स में आ गया गुड्स लीडिंग टू डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट, जिससे कि ह्यूमन वांट्स की सेटिस्फेक्शन होती है। कंज्यूमर गुड्स, आप कपड़े लेते हो, जूते लेते हो, है ना, दैट आर कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या है, ऐसे गुड्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, है ना। आपने मान लो एक मशीन ली है और उससे कपड़े सीने के लिए वो मशीन ली है ना, तो दैट इज अ कैपिटल गुड, ठीक है। जिससे और गुड्स की प्रोडक्शन के लिए वो गुड्स खरीदे जाए, दैट आर द कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, ठीक है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, कि कौन से गुड्स प्रोड्यूस किए जाए, हाउ मच टू प्रोड्यूस, अब वो कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस किए जाए, कि भाई कितने कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें और कितने कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें, ठीक है। कि अगर इकोनॉमी डिसाइड करेगी कि हमें क्लोथ ज़्यादा प्रोड्यूस करना है ना, तो दूसरा गुड जो है उसको कम करना पड़ेगा, बिकॉज रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। अगर एक की प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है तो दूसरे की कम करनी पड़ेगी, है ना, इस तरह से। अगली आपकी आती है हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है। जैसे मैंने कहा था 2 टेक्निक्स है प्रोडक्शन की, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या है, लेबर ज्यादा यूज होता है कैपिटल से। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में क्या है, कैपिटल ज्यादा यूज होता है लेबर से, ठीक है। सो एक इकोनॉमी में उस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन पर फोकस दिया जाता है कि भाई जिस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन से कम लागत लगे, ठीक है, कम से कम लागत लगे, दैट इज मिनिमम कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स में कॉस्ट मिनिमाइजेशन। कॉस्ट मिनिमाइजेशन का मतलब है कि मेरे जो रिसोर्सेज हैं, मेरे जो साधन हैं, वो ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड हो, कि कम से कम लागत से मैं ज्यादा से ज्यादा या डिजायरेबल आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस कर पाऊं, ठीक है। वो तभी होगा अगर रिसोर्सेज मेरे पूरी तरह से ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड है ना। अगली चीज आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस में पता क्या आता है, इसमें आता है कि भाई देखो सोसाइटी में एक रिच है और एक पुअर है, अब किसके लिए प्रोड्यूस करें।
अगर हम ऐसा करते हैं कि पुअर के लिए ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं इकॉनमी में, ठीक है, उससे इक्वालिटी आएगी, ठीक है, पर उससे ना ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि पुअर के लिए अगर ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाए तो कहीं ना कहीं जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके प्रॉफिट कम होंगे, प्रोड्यूसर्स जो हैं वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे और ग्रोथ रुकेगी। तो जीडीपी ग्रोथ के लिए वैसे तो ज़रूरी है कि मोर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर द शुड बी प्रोड्यूस्ड फॉर द रिच, पर उससे फिर सोसाइटी में इक्विटी नहीं होगी, है ना। तो दैट इज ए प्रॉब्लम, दैट इज इसीलिए इसको प्रॉब्लम कहा गया है। प्रॉब्लम की चूज करना है कि मुझे रिच के लिए प्रोड्यूस किया जाए या पुअर के लिए प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है। अगर पुअर पुअर के लिए प्रोड्यूस किया जाता है उससे सोशल जस्टिस बढ़ेगी, रिच के लिए प्रोड्यूस किया जाता है उससे जीडीपी बढ़ेगी, ठीक है। अदर दो और ये तीन मेन प्रॉब्लम्स हैं, वैसे इसके अलावा दो और भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका भी थोड़ा ओवरव्यू सा ले लेते हैं, उसके बाद हम पीपीसी वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। ये है आपकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। ये एक और इसको आप फोर्थ प्रॉब्लम कह लो या ऐसा कह लो कि अदर प्रॉब्लम्स में एक ये भी प्रॉब्लम है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि मेरे जो रिसोर्सेज हैं वो पूरी तरह से यूटिलाइज्ड हो और एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड हो, है ना। क्योंकि रिसोर्सेज मेरे पास सीमित है, इकोनॉमी के पास, एक कंट्री के पास सीमित साधन है, तो उनकी वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में दो चीजें आ जाती हैं, एक ये कि सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज हो, कोई रिसोर्स मेरा आइडल ना हो, है ना, और दूसरा कि एफिशिएंटली यूटिलाइज हो, मतलब जितनी उनमें मैक्सिमम कैपेसिटी है काम करने की उतना उनसे काम लिया जाए। बात समझे हो? देखो पढ़ो, ऑल रिसोर्सेज मस्ट बी यूटिलाइज्ड का मतलब है कि कोई भी रिसोर्स आइडल ना हो। जैसे कई लोग इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयड है ना, तो दैट मीन्स रिसोर्सेज पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं है, कई लोग तो वेले बैठे हुए हैं, दे आर अनएम्प्लॉयड, है ना। दैट मीन्स ह्यूमन रिसोर्सेज आर बीइंग वेस्टेड, वेस्टेज हो रही है ह्यूमन रिसोर्सेज की। इसी तरह तो ये नहीं होना चाहिए, सभी रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज होने चाहिए। दूसरा है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन में आ जाता है कि अगर सबको काम मिला हुआ है तो काम ऐसे मिले कि वो अपने दिन के 8 घंटे मतलब पूरी प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं अपने काम में, ऐसा नहीं है कि कम काम कर रहे हैं या आधा टाइम काम कर रहे हैं, है ना। तो दे शुड बी फुली यूटिलाइज्ड, एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, मतलब वो अंडर यूटिलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। अंडर यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि रिसोर्सेज जो है अपनी उनकी हम फुल कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं कर रहे, उस रिसोर्स को मैं यूज तो कर रही हूँ मान लो, पर अगर उसकी फुल कैपेसिटी नहीं यूटिलाइज कर रही फिर भी वो प्रॉब्लम है ना। कहता है कि अगर एक पर्सन को एक जॉब मिल गई, ठीक है, जॉब मिल गई तो वो रिसोर्स यूटिलाइज हो गया, पर जॉब मिलने के बाद अगर वो सिर्फ 4 घंटे काम कर रहा है, दैट मीन्स उसकी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं हुई। बात समझे, दोनों चीजों में फर्क है। दैट मीन्स उसकी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं हुई, उसकी काम करने की कैपेसिटी जितना हम कहा, चलो अगर काम करने की कैपेसिटी 4 घंटे तो वो अलग बात है, पर अगर वो काम 8 घंटे कर सकता है ना, पर काम उससे लिया 4 घंटे ही जा रहा है, तो दैट मीन्स इट इज अंडर यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अगली है हाउ टू अचीव ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, की जो मेरे जो एक इकोनॉमी के अनटैप्ड या अनएक्सप्लॉइटेड रिसोर्सेज हैं, जैसे नेचुरल गैस हो गया, है ना, ऑयल हो गया, तो ऐसे रिसोर्सेज जो हैं इनको एक्सप्लॉइट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अनएक्सप्लॉइड रिसोर्सेज या अनटैप्ड रिसोर्सेज की प्रॉब्लम, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। आगे देखो, इसके सोल्यूशंस पढ़ेंगे हम। सोल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स, तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस में आपको तीन अलग अलग इकोनॉमीज में पढ़ाऊंगी। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में, अगर आपको पता हो तो, मार्केट इकोनॉमी पढ़ी है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी पढ़ी है और एक मिक्स्ड इकोनॉमी पढ़ी है ना। अब इन तीनों इकोनॉमीज में ये जो तीन प्रॉब्लम्स हैं इनके सोल्यूशंस कैसे होते हैं ये पढ़ना है हमको, ठीक है। यहाँ पे हम मार्केट वाली पढ़ेंगे। मैं देती हूँ आपके रिप्लाई ना एंड में सभी के देख के, पहले समझ लो चीज़ें, ठीक है, क्योंकि वो फिर मेरा ध्यान है ना थोड़ा भटक जाए, इसलिए सब कुछ सही चल रहा है ना, ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज क्लियर ना। ये बता दीजिए बस पहले। यस प्लीज टेल मी, इज एवरीथिंग ओके?
देख रहे हो सब? ऑडियो वीडियो सब एकदम क्लियर है ना? ठीक है, थैंक यू किरणपाल जी, यशमीन जी, श्योर करने के लिए। आगे चलते हैं, चलिए। सो डिसीजन मेकिंग इन मार्केट इकोनॉमी, देखिए मार्केट इकोनॉमी क्या है? फ्री इकोनॉमी, जिसमें मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई की काम करती हैं, गवर्नमेंट की दखल अंदाजी नहीं है, अपनी मन मर्जी से प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकता है, कंज्यूमर की जो चॉइस है उसके अकॉर्डिंग वो कंज्यूम कर सकता है ना, ये चीजें। अब इसमें कैसे इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होगा, यानी कि एक मार्केट है, हमारी जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है बेसिकली, है ना। तो मार्केट इकोनॉमी में कैसे उसका सोल्यूशन होगा? व्हाट टू प्रोड्यूस, इसमें क्या होगा कि प्रोड्यूसर्स वो प्रोड्यूस करेंगे जिन गुड्स के प्राइसेस होंगे हाई, यानी कि जो गुड्स बने होंगे रिच क्लास के लिए, अमीरों के लिए, ताकि वो ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकें, अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकें। तो यहाँ पे व्हाट टू प्रोड्यूस के पीछे एक ही ऑब्जेक्टिव होगा कि प्रोड्यूसर्स को वही प्रोड्यूस करना है जिससे उनके प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो पाए, ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस, वो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन वो चूज करेंगे the prices of which are relatively low. They will adopt the technique of production or prefer to use those inputs the prices of which are relatively low. क्यों? क्योंकि उनका मोटिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। तो सस्ते, जितना हो सके सस्ते इनपुट्स यूज करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनकी कम से कम आए, लागत कम से कम आए, ताकि, है ना। फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उनके लिए प्रोड्यूस करेंगे जितना उनका प्रोडक्ट का प्राइस है उतना जो बंदा पे कर पाए, उसके लिए है वो गुड, है ना। दे विल प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, उन बायर्स के लिए प्रोड्यूस करेंगे हु आर विलिंग टू ऑफर देम बेटर प्राइस, जो उनको अच्छी कीमत उस चीज की दे पाए। समझ गए? तो इसके पीछे का एक ही चीज है कि मार्केट इकोनॉमी में मकसद ही है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। इससे उलट अगर एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, अब सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या है? जिसमें गवर्नमेंट का रोल है, जिसमें गवर्नमेंट का रोल है और गवर्नमेंट यहाँ पे समाज की वेलफेयर के लिए काम कर रही है। इसमें क्या होगा? वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाएंगे जो जो सेंट्रल अथॉरिटी, यानी कि जो गवर्नमेंट सोचेगी कि भाई ये सोसाइटी के लिए ये वाले गुड्स काफी अच्छे रहेंगे, ये सोसाइटी के लिए ये वाले गुड्स, एक मेरिट गुड्स नहीं जिसको हम बोलते हैं, जैसे एजुकेशन एक मेरिट गुड है, जो गवर्नमेंट चाहती है कि ये चीज सब तक पहुंचे, है ना, ऐसे गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे। यूजफुल, सोसाइटी के लिए फायदेमंद हो। हाउ टू प्रोड्यूस, वो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज की जाएगी विच इज सोशली मोस्ट यूजफुल, जो समाज के लिए ज्यादा यूजफुल हो। जैसे कि मास अनएम्प्लॉयमेंट है ना, लोगों में बेरोजगारी है, ठीक है। सो उस केस में लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को प्रेफर किया जाएगा क्योंकि उससे लोगों को काम मिल सकता है, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट कम की जा सके। तो लोगों के लिए जो बेनिफिशियल है इसमें वो चीज करी जाएगी। फॉर होम टू प्रोड्यूस, उनके लिए प्रोड्यूस किया जाएगा, उन लोगों के लिए जो डाउन प्रूडेंट है, थोड़ा पिछड़ा वर्ग है समाज का, वो लोग जो भूखमरी से पीड़ित हैं, है ना। तो चाहे इससे सरकार को लॉस हो जाए पर उनके लिए प्रोड्यूस किया जाएगा। लोअर रेवेन्यू होगा, इससे हाइयर कॉस्ट होगी, बट सोशल वेलफेयर मेन मोटिव है, ठीक है। और यही चीज अगर एक मिक्स्ड इकोनॉमी में हो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिसीजन मेकिंग इन ए मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? जिसमें दोनों के फीचर्स हैं, जैसे कि हमारा इंडिया, भाई ठीक है अपनी मन मर्जी कर सकते हैं हम लोग प्रोड्यूसर सब, बट फिर भी ये गवर्नमेंट की दखल अंदाजी है, गवर्नमेंट का डंडा है सर पर, ऐसा समझ लीजिए, है ना। तो दोनों चीजें हैं इसमें, दोनों का मिक्सचर है पहले वाली दो इकोनॉमीज का। तो इसमें क्या होगा, इसमें कैसे ये डिसीजंस होंगे बेसिकली कि व्हाट टू प्रोड्यूस में, ठीक है अपनी मन मर्जी से प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर जो चीज़ें सोसाइटी के लिए ज़रूरी हैं, जैसे अब गवर्नमेंट को पता है कि भाई जो राशन पानी है वो सबके लिए ज़रूरी है, गवर्नमेंट अपने इंटरवेंशन से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से लोगों को राशन देती है ना। मतलब प्रोड्यूसर्स को ठीक है फ्रीडम है, बट एक लिमिट होती है उस चीज़ की, और गवर्नमेंट की इंटरवेंशन उसमें होती है ना। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें प्रोड्यूसर्स फ्री हैं, वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट फिर भी कई चीज़ें हैं जिस पर गवर्नमेंट की मोनोपोली है, जैसे रेलवेज। अब रेलवेज गवर्नमेंट की मोनोपोली में है कि हर जन साधारण बंदा जो है वो ट्रैवल कर पाए, इधर उधर आ जा सके और उसकी अपनी ज़रूरत पूरी कर सके, और कम दाम पर उसने रेलवे की फैसिलिटी दे दी, इस पर गवर्नमेंट की पूरी मोनोपोली है ना। यानी कि इसमें मिक्सचर है दोनों का, मतलब इसमें दोनों ऑब्जेक्टिव्स हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए प्रोड्यूसर्स काम कर रहे हैं, पर जिन एरियाज में गवर्नमेंट को लग रहा है कि भाई इस एरिया में काम जो है वो प्रोड्यूसर्स नहीं कर रहे, या इन एरियाज में ये चीज़ें लोगों के लिए ज़रूरी हैं, है ना, सोशल वेलफेयर के लिए ज़रूरी हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट अपना रोल दिखाती है।
समझ गए बात को? आगे अगला हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये समझते हैं इसकी assumptions वैसे। अच्छा चलो मुझे आप लोग बताओ, जो हमारी डिटेल्ड क्लासेस हैं उसमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मैंने आपको समझाया हुआ है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वाली क्लास में, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड इसो रेवेन्यू लाइन। तो याद है आप सबको? बताओ मुझे। ओके, टेल मी इन कमेंट्स, क्या पढ़ा था हमने? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का स्लोप क्या होता है? कन्वेक्स होता है या कनकेव होता है? अगर आपने वो क्लास देखी है तो यू कैन टेल मी, अगर नहीं देखी तो देखनी पड़ेगी, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच ऑल द डिटेल्ड क्लासेस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, if you are preparing for your competitive exam. Yes, what is the slope of production possibility curve? Yes, exactly, exactly. Yes, so बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इनडिफरेंस कर्व कन्वेक्स होता है और पीपीसी कनकेव होता है, बिल्कुल सही। चलो इसोक्वेंट कर्व पढ़ोगे, अपना इनडिफरेंस कर्व पढ़ोगे, उसको हम पढ़ते हैं कन्वेक्स टू द ओरिजिन। नॉर्मली कन्वेक्स होता है बट सम एक्सेप्शंस, परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, है ना। एंड इन अपना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का शेप हम पढ़ते हैं कनकेव, ठीक है। इसमें जो हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आगे पढ़ेंगे वो इंक्रीज होती है, दैट्स द रीजन की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कनकेव होता है, ये सब समझेंगे। चलो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? शोइंग पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि दो गुड्स के, ये क्यों हुआ, वेट, यानी कि दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशंस जो एक प्रोड्यूसर गिवन रिसोर्सेज से प्रोड्यूस कर सकता है। मान लो कि एक प्रोड्यूसर के पास ना रिसोर्सेज हैं, उसको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे दो 100, वर्थ 100, ठीक है। अब उतने सोर्सेज है, या चलो इसको ऐसा करते हैं कि उस प्रोड्यूसर के पास मान लो 10 यूनिट्स लेबर के हैं और 3 यूनिट्स कैपिटल के हैं, ठीक है। सो इतने रिसोर्सेज से वो इतना एक्स एंड वाई भी प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। सेम इतने ही रिसोर्सेज से 10 एंड 3 वो इतना एक्स एंड वाई भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेम इतने ही रिसोर्सेज से वो इतना आउटपुट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कि सेम गिवन रिसोर्सेज, जितने भी उसके पास रिसोर्सेज हैं, उससे वो जितने भी इस लाइन पर पॉइंट्स आएंगे ना, ध्यान से समझो, सेम आउटपुट। जब ध्यान से मेरी बात समझो, जब हम इनडिफरेंस कर्व पढ़ते हैं उस पर हम क्या पढ़ते हैं कि पॉइंट लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं उस पर हम पढ़ते हैं सेम यूटिलिटी, सेम यूटिलिटी विद टू गुड्स। जब हम इसोक्वेंट कर्व पढ़ते हैं उसमें हम क्या पढ़ते हैं? सेम क्वांटिटी विद टू इनपुट्स, है ना, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स, सेम क्वांटिटी। इसमें क्या है पीपीसी में? इसमें क्या है? सेम आउटपुट, सॉरी सेम रिसोर्सेज, ठीक है, कि सेम रिसोर्सेज से जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो ये तीनों का ख्याल रखना है। इन डिफरेंस में सेम यूटिलिटी विद टू डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स, इसोक्वेंट में सेम आउटपुट विद टू डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स, लेबर एंड कैपिटल। एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में सेम रिसोर्सेज जो प्रोड्यूस कर सके अलग अलग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट एक्स एंड वाई। समझ गए बात को?
सो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विद द गिवन रिसोर्सेज या गिवन टेक्नोलॉजी के साथ, इसको हम प्रोडक्शन बाउंड्री भी कहते हैं, प्रोडक्शन फ्रंटियर भी बोलते हैं, क्योंकि ये बताता है मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन गिवन रिसोर्सेज से मैक्सिमम कितनी प्रोडक्शन हो सकती है। इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी बोलते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं, क्योंकि ये बताता है कि अगर गुड एक्स मुझे ज़्यादा प्रोड्यूस करना है तो गुड वाई मुझे कम प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा फैक्टर्स फिर मेरे गुड एक्स पर लग जाएंगे, है ना। इफ मोर गुड एक्स इज टू बी प्रोड्यूस्ड देन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विल हैव टू बी विड्रॉन फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई। जैसे मेरे पास 10 ही लेबर हैं, 3 ही कैपिटल हैं, अगर मुझे गुड एक्स ज़्यादा प्रोड्यूस करना है तो यहाँ पे मैं ऐसा भी तो कर सकती हूँ कि ज़्यादा लेबर लगा दूँ, है ना, और कम कैपिटल लगा दूँ। बात समझे? तो जब एक कमोडिटी हमको ज़्यादा प्रोड्यूस करनी है तो दूसरे से मुझे फैक्टर्स जो हैं वो विड्रॉ करने पड़ेंगे, दूसरे जो कमोडिटी है उस पर कम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उसकी प्रोडक्शन के लिए लगाने पड़ेंगे। ठीक है, कि ये नहीं, एग्जाम्पल गलत है। जैसे मान लो एक्स के लिए मैं दे रही थी, टोटल मेरे पास हैं 13, ठीक है, एक्स के लिए मैं लगा रही थी 7 और वाई के लिए मैं लगा रही थी 6। अब अगर मैं चाहती हूँ कि भाई मैं एक्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहती हूँ, एक्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहती हूँ तो मैंने 8 एक्स पे दे दिए और 5 मैंने वाई पे रहने दिए, टोटल 13 ही है, टोटल 13 ही है ना। अगर मैं और एक्स ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहती हूँ फिर और एक्स पर दे दूंगी, वाई पर और कम लगा लूंगी। यानी कि अगर मुझे एक गुड ज़्यादा प्रोड्यूस करना है तो मुझे दूसरे पर कम फैक्टर्स ऑफ दूसरे से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विड्रॉ करने पड़ेंगे। ठीक है, इसको इसलिए हमको ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी बोलते हैं, क्योंकि एक गुड ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए दूसरे गुड से फैक्टर लेके मुझे उस गुड को देने पड़ेंगे। समझ गए, फैक्टर्स ट्रांसफर होते हैं एक से दूसरे गुड में। ठीक है, ये चीज़। तो ये देखो, अब ये डायग्राम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। जैसे ये कॉम्बिनेशंस है, गिवन रिसोर्सेज से एक प्रोड्यूसर 90 यूनिट्स वाई के यानी कि वीट के और 1 यूनिट क्लोथ का प्रोड्यूस कर सकता है। सेम उन्हीं रिसोर्सेज से जितने बी पर उसने लगाए, सेम उसी रिसोर्सेज से वो 70 यूनिट्स वीट के और 2 यूनिट्स क्लोथ के भी प्रोड्यूस कर सकता है। सेम उसी रिसोर्सेज से जितने उस पर सी पर लगाए उतने ही रिसोर्सेज से वो 40 यूनिट वीट के और 3 यूनिट क्लोथ के भी प्रोड्यूस कर सकता है ना। और ए पॉइंट पे ये बता रहा है देखो कि अगर वो एक्स बिल्कुल भी ना प्रोड्यूस करे तो वाई के वो 100 प्रोड्यूस कर सकता है। ई पॉइंट पे ये बता रहा है कि अगर वो वाई के बिल्कुल भी ना प्रोड्यूस करे तो वो एक्स के 4 प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो ऑल पॉइंट्स ऑन दिस पीपीसी आर टेनेबल, ये टेनेबल कॉम्बिनेशंस है। इसको मैंने अनटेनेबल इसलिए लिखा बिकॉज ये अनटेनेबल कॉम्बिनेशन है आउटपुट का, है ना। गिवन रिसोर्सेज से मैं यहाँ तक पहुंच नहीं सकती, इस लाइन से बाहर हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इतने रिसोर्सेज ही नहीं है। इस लाइन के अंदर वाले जो पॉइंट्स होंगे वो भी अटेनेबल हैं, ठीक है, बट अगर मैं कहूँ कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मुझे रिसोर्सेज की करनी है तो वो जितने पॉइंट्स मेरे पीपीसी के ऊपर आते हैं यहाँ पे इस लाइन पर, यहाँ पे मेरे रिसोर्सेज की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होती है। ठीक है, ये चीज। सो एजम्पशंस इसकी वही है जैसे मैंने आपको कहा, रिसोर्सेज गिवन है, टेक्नोलॉजी गिवन है और सारे रिसोर्सेज मेरे फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड हैं। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के 2 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला पीपीसी स्लोप से डाउनवर्ड्स, की जो इसका स्लोप है वो डाउनवर्ड होता है। देखो ऐसे, डाउनवर्ड का मतलब है कि देखो दोनों में नेगेटिव रिलेशन है, कि अगर मुझे एक गुड ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो दूसरा कम करना ही पड़ेगा, स्वाभाविक है ये बात, है ना। फुलर यूटिलाइजेशन है गिवन रिसोर्सेज की मेरे पास, तो अगर मुझे एक की प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो दूसरे में से कुछ फैक्टर्स विड्रॉ करने पड़ेंगे, दैट्स व्हाई इट्स स्लोप डाउनवर्ड्स। ठीक है, अब ये कनकेव क्यों है? कनकेव होने के पीछे का वही रीजन जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था, बिकॉज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होती है, बिकॉज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं वो इंक्रीज होता है। पैसा समझ लीजिए सेक्रीफाइसिंग बढ़ती जाती है। For each additional unit of good X, more and more units of good Y will have to sacrifice। देखो ये डायग्राम देखो ध्यान से, इसमें क्या हो रहा है, आपने एक से X का 1 यूनिट और प्रोड्यूस किया, है ना, एक ही किया ना, तो आपने कितने Y सेक्रीफाइस किए? देखो ध्यान से, 20 Y सेक्रीफाइस किए। अब फिर एक और यूनिट X का प्रोड्यूस करने के लिए आपने कितने Y सेक्रीफाइस किए? देखना, 40, 50, 60, 70, 30 Y सेक्रीफाइस किया। फिर एक यूनिट और एक्स का प्रोड्यूस करने के लिए फिर आपने कितने वाई सेक्रीफाइस किए? 40 वाई सेक्रीफाइस किए। ये क्या है? ये चीज क्या दिखा रही है? दैट इज इंक्रीजिंग
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि एक गुड को ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए दूसरे गुड्स को के जो यूनिट्स आप सेक्रीफाइस कर रहे हो पहले से बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स टेंड्स टू इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई, यानी कि गुड वाई की प्रोडक्शन पहले से ज्यादा कम, फिर पहले से ज्यादा कम, ऐसी हो रही है गुड एक्स से ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। सो दैट्स द रीजन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होती है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज आप बोल सकते हो, या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं पीपीसी के स्लोप को, ये इंक्रीज होता है। अगर आपको याद हो तो इन डिफरेंस कर्व में हम पढ़ते थे कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो डिमिनिश होता है, दैट्स द रीजन ऑफ कन्वेक्स शेप ऑफ इन डिफरेंस कर्व, है ना। तो इसमें वो कनकेव है, और एमआरटी जो इसका स्लोप है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, उसको हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं, या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, देखो मैं लिखती हूँ यहाँ पे, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी लिखते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन भी लिखते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट भी लिखते हैं, और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लिखते हैं, ठीक है। दैट इज द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, क्लियर। द नेक्स्ट थिंग, शिफ्टिंग एंड रोटेशन ऑफ पीपीसी, ठीक है, ये पढ़ते हैं आगे। चलिए अब समझो ये चीज, देखो एक होती है शिफ्टिंग, एक होती है रोटेशन, दोनों में फर्क समझना क्या होता है। अब मैंने क्या लिखा, चेंज इन रिसोर्सेज, तो देखो ये मैंने एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बना लिया, यहाँ पे y गुड ले लेते हैं, यहाँ पे x गुड ले लेते हैं, ठीक है। ये बना लिया मैंने ए बी, ठीक है। अब अगर तो मेरे जो रिसोर्सेज हैं वो बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जो पीपीसी पर पॉइंट्स है ना सारे, है ना, उसमें क्या कि सेम सोर्स रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज सेम है मेरे पास गिवन है, वो नहीं बदल रहे, अलग अलग आउटपुट का कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं विद गिवन रिसोर्सेज। तो अगर रिसोर्सेज बढ़ेंगे, ओब्वियसली सी बात है, अगर मेरे पास रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो मेरा पीपीसी भी आगे की तरफ शिफ्ट होगा, ऐसे ऐसे, है ना। तो विद इंक्रीज इन रिसोर्सेज पीपीसी आपका आगे की तरफ शिफ्ट होगा, और विद डिक्रीज इन रिसोर्सेज, अगर रिसोर्सेज कम हो रहे हैं पहले से मेरे पास, ठीक है, विद डिक्रीज इन रिसोर्सेज ये मेरा पीछे की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। ये राइट डायरेक्शन है, इस साइड अगर शिफ्ट हो रहा है तो आगे की तरफ, और पीछे की तरफ हो रहा है तो ये लेफ्ट डायरेक्शन है, दैट इज द शिफ्टिंग ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। अब ध्यान से समझो, ये तो हो गया रिसोर्सेज की बात। अब टेक्नोलॉजी में पता क्या होता है, टेक्नोलॉजी में ये मेरा पीपीसी है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब मान लो कि ना, अब दो गुड्स है मेरे पास एक्स एंड वाई, मान लो सिर्फ जो गुड एक्स है ना उसके लिए ही मेरी टेक्नोलॉजी पहले से अच्छी हो रही है, यानी कि एफिशिएंट बन रही है टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो उस केस में हम कहते हैं कि मेरा पीपीसी शिफ्ट नहीं हुआ, रोटेट हुआ है, रोटेट सिर्फ यहां से आगे जाएगा। क्या बोला मैंने, दैट इज एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स, सिर्फ एक्स के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो पहले से अच्छी हुई है, तो सिर्फ इस साइड से पीपीसी, इसको क्या बोलते हैं, रोटेट, शिफ्ट नहीं बोलते हैं, रोटेट बोलते हैं, ठीक है। शिफ्टिंग यहाँ पे हुई थी, ठीक है। और अगर सेम ये चीज वाई के केस में हो, मान लो, ठीक है, ये मेरा पीपीसी था ए बी, अब मान लो वाई जो है उसके लिए टेक्नोलॉजी पहले से बेटर यूज हुई है, तो सिर्फ यहाँ से वो आगे जाएगा, ठीक है। ये भी, इसको भी क्या बोलेंगे, रोटेट, रोटेट, ठीक है। दैट इज एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वाई, समझ गए इस बात को। अगर दोनों की टेक्नोलॉजी पहले से एफिशिएंट हो जाए, एक्स की भी और वाई की भी, एक्स ऐसा भी हो सकता है, दोनों की टेक्नोलॉजी पहले से एफिशिएंट हो जाए तो फिर ऐसे आएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा, ठीक है। इसको हम शिफ्टिंग बोलते हैं,
एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर बोथ एक्स एंड वाई, ठीक है, ये वाई है ये एक्स है, ठीक है, तो ये आपकी शिफ्टिंग होगी फिर राइट वर्ड। क्लियर, समझ गई शिफ्टिंग एंड रोटेशन में फर्क समझ गई हो ना। चलिए आगे हम पीपीसी को सेंट्रल प्रॉब्लम्स से रिलेट करके पढ़ते हैं, ठीक है, वी आर रिलेटिंग पीपीसी विद सेंट्रल। हमने जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स पढ़ी थी, अब जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कवर कहा जाता है कि उनका एक सोल्यूशन है, ठीक है, क्योंकि उससे हमको पता चल जाता है कि एक प्रोड्यूसर को कितना प्रोड्यूस करना है, कौन कौन से कॉम्बिनेशन वो प्रोड्यूस कर सकता है, अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज कर सकता है ना, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कौन सी यूज कर सकता है, तो वो पीपीसी से चीजें पता चल जाती हैं। जैसे ये मेरा एक पीपीसी बना हुआ है, ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि पीपीसी के ऊपर का आप कोई भी पॉइंट जो है प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर लेना, तो दैट मीन्स अ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। उसका मन करे चाहे वो 10 क्लोथ पे और 2 वीट प्रोड्यूस कर ले, या इस पॉइंट पर 6 क्लोथ और 4 वीट आ रहे हैं ना, मतलब इसके ऊपर वाला कोई भी कॉम्बिनेशन अगर वो वीट एंड क्लोथ का प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो उससे उसके रिसोर्सेज फुली यूटिलाइजेशन हो रही है रिसोर्सेज की, ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस में ये है, ध्यान से समझो कि उसको क्या करना है, जो पीपीसी के ऊपर वाले जैसे मैंने कहा पॉइंट्स हैं उन्हीं पर प्रोड्यूस करना है, वही कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करने हैं, क्योंकि अगर वो इसके अंदर वाले पॉइंट्स पर चला जाएगा ना, वहां पे उसकी टेक्निक इनएफिशिएंट है, दैट मीन्स, क्योंकि साफ साफ पता चल रहा है, देखो ई पॉइंट पर वो इतना क्लोथ और इतना वीट प्रोड्यूस कर रहा है, वही अगर वो पीपीसी के ऊपर वाले बी पॉइंट पर आए तो इसमें दोनों क्लोथ एंड वीट दोनों कमोडिटीज की प्रोडक्शन बढ़ रही है। कहने का मतलब कि पीपीसी के अंदर वाले अगर वो किसी भी पॉइंट पे प्रोड्यूस करता है दैट मीन्स इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी, जबकि वो पीपीसी के ऊपर वाले किसी पॉइंट पर प्रोड्यूस करता है दैट मीन्स एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, ठीक है। तीसरी प्रॉब्लम हमने पढ़ी थी फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब इसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि उसको रिच के लिए करना है या पुअर के लिए। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया कि ये पीपीसी जो है आगे की तरफ जा रहा है, अब आगे की तरफ जाने का क्या मतलब होता है कि ग्रोथ हो रही है ना। सो अब जब प्रोड्यूसर रिच क्लास के लिए प्रोडक्ट्स बनाए, है ना, रिच क्लास के लिए अगर वो प्रोडक्ट्स बनाएगा ना, तो उससे उससे सेविंग्स भी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रिच के फेवर में ज़्यादा होगी, है ना। और वहीं अगर ये वाला जो पीपीसी है ये लोअर लेवल ऑफ आउटपुट दिखा रहा है, जब सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट दोनों कम होंगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पुअर के फेवर में होगी, है ना, तो उस केस में आउटपुट भी कम होगा, जीडीपी भी कम होगी। अगर रिच की फेवर में चीज़ें बने, रिच के फेवर में डिस्ट्रीब्यूशन हो इनकम की, तो उससे सेविंग इन्वेस्टमेंट दोनों बढ़ती हैं, तो पोटेंशियल आउटपुट भी बढ़ेगा। अगर पुअर के फेवर में तो ये चीज़ें कम होंगी। पर अगर हम ऐसा करते हैं कि चलो नहीं पुअर के फेवर में ही करनी है मुझे चीज़, है ना, तो फिर उससे जीडीपी ग्रोथ सेक्रीफाइस होगी। पर अगर मैं कहूँ कि रिच के फेवर में डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, ग्रोथ तो बढ़ जाएगी, पर क्या होगा, इक्विटी नहीं होगी। फिर अगर कंट्री ग्रोथ पे फोकस करे, इक्विटी की परवाह ना करे, तो इससे इकोनॉमिक डिवाइड आ जाएगा। इकोनॉमिक डिवाइड यानी कि रिच पुअर का गैप बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ए बी से सी डी शिफ्ट तो हो जाएगा, बट ग्रोथ तो हो जाएगी, बट इकोनॉमिक डिवाइड, अब ये डिसाइड करना है कंट्री को कि उसको इकोनॉमिक डिवाइड बढ़ाना है कि क्या करना है। ये डेट डिपेंड्स कि किस तरह की इकोनॉमी है ना। अगर तो वो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है तो वो सोशल वेलफेयर का सोचेगी, मार्केट इकोनॉमी है तो वो प्रॉफिट्स के बारे में सोचेगी, मिक्स्ड इकोनॉमी है तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलेगी, है ना। ये अगला हमने पढ़ा था फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। अगर आपको याद हो कि ये भी प्रॉब्लम हमने पढ़ी थी, तो यही है कि अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के जो ऊपर किसी पॉइंट पर प्रोड्यूस किया जाता है तो उससे रिसोर्सेज की पूरी तरह से फुलर यूटिलाइजेशन होती है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होती है। वही अगर हम पीपीसी के प्रोड्यूसर अंदर वाले किसी पॉइंट पर प्रोड्यूस करें, यानी कि इतना क्लोथ इतना वेट, है ना, ऐसे प्रोड्यूस करें, तो उससे रिसोर्सेज पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं होंगे। पी पॉइंट का मतलब है मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट जो गिवन रिसोर्सेज से प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि इस पॉइंट पर रिसोर्सेज पूरी तरह से यूटिलाइज्ड है। क्लियर। अगली प्रॉब्लम हमने पढ़ी थी ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज की, ठीक है, कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज जो है वो कंट्री ढूंढ ले, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज जनरेट हो जाएं, तो उससे प्रोडक्शन की लेवल बढ़ेगी और पीपीसी आगे की तरफ शिफ्ट होगा। जैसे कि मान लो स्किल्ड लेबर जो है उसकी सप्लाई बढ़ जाए, है ना, या जो अपने फॉसिल फ्यूल्स और नेचुरल गैस ऑयल है ना, उनको उनके बेनिफिट्स हम टैप कर लें,
तो उससे रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो पीपीसी आगे की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, समझ गए। आगे हम पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, बस, और बाकी थोड़े की पॉइंट्स रिवाइज करेंगे। ठीक है, क्लियर है चीजें। आगे चलते हैं, थोड़ा सा मतलब रिलैक्स किया था मैंने, जस्ट आगे चलते हैं। ठीक है, सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है, अब ध्यान से समझो इसको। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक कॉस्ट की टाइप्स वाली क्लास का भी एक पार्ट है। दैट इज द वैल्यू ऑफ फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। ये डेफिनेशन है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। ये आपको डेफिनेशन रट लेनी है एक बार, सेम टू वर्ड क्यों रट लेनी है, क्योंकि एग्जाम में सेम वर्ड टू वर्ड ये डेफिनेशन पूछी जाती है। अब समझाऊंगी सारा मैं आपको एग्जांपल्स के साथ, बट द थिंग इज ये पर्टिकुलर लाइन आपको रट लेनी है। एग्जाम में अगर डेफिनेशन आएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की पूछी जाएगी, या ऑप्शंस में दी होगी एक सेलेक्ट करो, या क्वेश्चन में दी होगी और पूछा होगा कि ये किस कॉस्ट की डेफिनेशन है, तो ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। वैल्यू ऑफ ए फैक्टर, फैक्टर की वैल्यू उसके नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज में, फैक्टर की वैल्यू उसके नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज में, वैल्यू ऑफ ए फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। समझो, मान लीजिए कि गिवन सेट ऑफ रिसोर्सेज हैं, ठीक है, मेरे पास रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज के मैं दो यूज कर सकती हूँ, यूज 1 एंड यूज 2। ठीक है, अगर मैं पहले वाले यूज में उस रिसोर्सेज को लगाती हूँ तो उससे मुझे आउटपुट मिलेगा 1000 रुपए का। अगर मैं दूसरे वाले यूज में उस रिसोर्स को लगाती हूँ तो मुझे आउटपुट मिलेगा 2000 का। ठीक है, अब मेरी कॉमन सेंस ये बोलती है कि मुझे रिसोर्सेज जो है वो दूसरे वाले यूज में लगाना चाहिए, क्योंकि उससे आउटपुट ज्यादा मिल रहा है ना। तो इस सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है लॉस ऑफ आउटपुट। कौन सा आउटपुट का लॉस किया मैंने, यूज 1 वाले 1000 रुपए के आउटपुट का लॉस हुआ है, क्योंकि मैंने अपने रिसोर्सेज यूज 2 में लगा दिए यूज 1 की बजाय। तो वो 1000 रुपया मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज दैट लॉस ऑफ आउटपुट, फैक्टर की वैल्यू इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। ये 1000 रुपया लॉस किया मैंने इसके लिए। ठीक है, तो लॉस ऑफ आउटपुट इन यूज 1 इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर है बात। चलिए, अब ये डायग्राम मैंने बनाई थी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। तो मैंने पहले भी कहा था कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के स्लोप को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, है ना। अब ये जो डायग्राम है इससे समझिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे ये अगर मैं यूज 1 में रिसोर्स लगाती हूँ तो आउटपुट की वैल्यू मान लो 12,000 है, यूज 2 में रिसोर्स लगाती हूँ तो वैल्यू ऑफ आउटपुट 10,000 है। ठीक है, तो मेरी कॉमन सेंस कहती है कि मैं यूज 1 में अपना रिसोर्स लगाऊं, क्योंकि मुझे वहां से ज्यादा वैल्यू मिल रही है, तो मैंने यूज 1 पे लगा दिए। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हुई, 10,000। वैल्यू ऑफ द फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। ठीक है, तो आगे आगे आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या इसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स एंड वाई। अगर पूछा जाए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का स्लोप क्या है, तो ये होता है MRT, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का स्लोप। इसका मतलब है रेट एट विच आउटपुट इन यूज 1 इज लॉस्ट फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इन यूज 2। मुझे एक्स जो है वो बढ़ाना है, ठीक है, एक्स के एडिशनल यूज के लिए मैंने कितना वाई सेक्रीफाइस किया। ठीक है, लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ वाई,
वाई के आउटपुट का कितना लॉस किया, फॉर गेन ऑफ आउटपुट ऑफ वाई, दैट इज। और अगर आप ध्यान से सोचो तो पीपीसी कर्व जो था बेसिकली वो इसी कंसेप्ट के बेस पर था कि मैंने कितना वाई सेक्रीफाइस कर दिया एक्स ज़्यादा लेने के लिए। इसी को हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, कि मैंने कितना वाई सेक्रीफाइस किया है एक्स का एक एडिशनल यूनिट लेने के लिए। फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट ऑफ गुड एक्स, वाई मैंने कितना सेक्रीफाइस किया, है ना। ये देखो ये डायग्राम जो पीछे हमने सबसे पहले बनाई थी यही तो थी, ये वाली। ईच एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स लेने के लिए कितना वाई सेक्रीफाइस किया, दैट इज अ मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, है ना। कितना अपना y में कितना चेंज हुआ है यहाँ पे, जैसे 40, है ना, दैट इज चेंज इन y इज 40 ओवर चेंज इन x इज 1। बात समझे। सो दैट इज लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ अपना, हाँ ठीक है, लॉस ऑफ आउटपुट ही है ना ये, मतलब 70 से 40 आया, यहाँ पे 30 का लॉस हुआ, 90 से 70 आया, यहाँ पे 20 का लॉस हुआ, 40 से 0 आया, यहाँ पे 40 का लॉस हुआ। तो लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ y डिवाइड बाय गेन इन आउटपुट ऑफ 1, गेन इन आउटपुट ऑफ x, जो कि 1 नहीं आएगा। बिकॉज जब हम मार्जिनल वर्ड यूज करते हैं, मार्जिनल वर्ड का मतलब ये होता है एडिशनल, एडिशनल 1 यूनिट, फॉर एडिशनल 1 यूनिट, है ना, मार्जिनल वर्ड का मतलब। सो फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ गुड x वट वी हैव सेक्रीफाइस्ड इन y, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ये जो एमआरटी है ये बढ़ता जाता है, ये इंक्रीज होता है, दैट्स द वाई कि पीपीसी का स्लोप कनकेव होता है, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग बढ़ती जाती है। एक क्लोथ का यूनिट ज़्यादा लेने के लिए मान लो मैंने एक वीट का यूनिट सेक्रीफाइस किया, अगले क्लोथ का यूनिट ज़्यादा लेने के लिए मैंने वीट के 2 सेक्रीफाइस कर दिए, फिर मैंने 3 वीट के यूनिट सेक्रीफाइस कर दिए, है ना। तो सेक्रीफाइस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग बेसिकली। या तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ टेल मी। अभी आपके डाउट्स मैं एक बार ले लेती हूँ, ठीक है, फिर आगे बढ़ती हूँ। कॉब डुगला, गुरप्रीत जी, you can actually learn the basic properties of कॉब डुगलास, बिकॉज क्या होता है कि ज़रूरी नहीं होता कि जो चीज़ें सिलेबस में है हमको सिर्फ उसी तक स्टिक कर रहना है पूरा, है ना। आपको थोड़ी सिलेबस की इर्द गिर्द की चीज़ें पता होनी चाहिए। द रीज़न बीइंग, कभी भी मैं किसी एग्ज़ाम की भी तैयारी करवाती हूँ ना, मैं चाहे यूजीसी नेट की मान लो तैयारी करवा रही हूँ, तो उसमें भी मैं सिलेबस जितना, उसका सिलेबस बहुत वाइड है ना, उसके बावजूद भी मैं थोड़ी सिलेबस से और भी रिलेटेड टॉपिक्स करवाती हूँ कि हमारा जो कंटेक्स्ट है, कवरेज है, वो वाइड रहे। कि अगर एग्जामिनर ने प्रोडक्शन मेंशन किया है, प्रोडक्शन वर्ड मेंशन किया है आपके सिलेबस में, तो जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो कोब डुगला को हम एक, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन फंक्शन। बात समझ रहे हो ना मेरी। तो ये चीज़ है, मतलब मेरी एडवाइस तो यही कहती है कि सिलेबस से थोड़े रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ लेने चाहिए। बट इफ़ यू थिंक कि टाइम हैक्टिक हो रहा है, एग्ज़ाम सर पे आ गया, अभी टाइम नहीं मिल रहा इतना, तो फिर आप उन चीज़ों को लीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, या पूरा सिलेबस के स्टिक रहकर कर सकते हैं चीज़ें। बिकॉज हाँ बिल्कुल, जो सिलेबस में चीज़ें मैंशन है दैट आर मोर इम्पॉर्टेंट रेदर देन एक्स्ट्रा टॉपिक्स, है ना, वो चीज़ें ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि उनको बाद के लिए छोड़ सकते हो, कि बाद में अगर मुझे टाइम मिलेगा तो ये मैं ये रिलेटेड टॉपिक्स डाले हुए हैं मैम ने, है ना, ये कर लूँगा या कर लूँगी। अभी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट मुझे सिलेबस के अकॉर्डिंग लग रही है मैं उन्हीं पर बात करता हूँ, उन्हीं को पढ़ता हूँ, ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है। ग्रोथ डेफिनेशन ना रूपाली जी, आपका सेमल्सन की थी ना, 1948 में आई थी, ठीक है, 1948 में सेमल्सन की डेफिनेशन। नहीं नहीं रिया जी, फादर ऑफ अपना इकोनॉमिक्स वही है, एडम स्मिथ को ही बोला जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। फादर फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को ही बोला जाता है। नहीं वो तो करना है रमनीत जी, देखो बेसिक तो आप डेरिवेशन का करोगे, मैक्सिमा मिनिमा का बेसिक्स आप कर लो, चाहे सारी इतनी न्यूमेरिकल क्लास ना देखो, बट बेसिक्स उसके कर लो, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है।
रमनीत जी ये तो है कर्टोसिस एमसीक्यू मूवमेंट्स वाली क्लास, हाँ कर लीजिए ये प्लीज, एमसीक्यू सीरीज ठीक है। वे ऑफ टीचिंग इज माइंड ब्लोइंग, इवन पोस्ट ग्रेजुएशन में भी टीचर ऐसे नहीं पढ़ाते थे। थैंक यू सो मच गुरप्रीत जी। टू पेपर ट्रेंड चल गया उसका आइडिया भी पता। रमनीत जी आपको ये चीज़ दिमाग में बैठानी है कि अब उससे डिफिकल्ट ही आएगा, जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था उससे इस बार डिफिकल्ट ही आएगा, ऐसा सोच के अपनी प्रिपरेशन करिए, ठीक है। दैट्स द रीजन कि मुझे यही होता है कि कोई चीज़ अनटच ना रह जाए, आपके सिलेबस के इर्द गिर्द की चीज़ें भी करवा दूं, ताकि अगर वो इर्द गिर्द वाले टॉपिक से बेसिक्स भी पूछें तो आपको आता हो, कि आप एग्जाम हॉल में बैठे कोई क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा ना सोच पाए कि भाई इसके बारे में तो हमने कभी पढ़ा सुना ही नहीं है। दैट्स द रीजन कि थोड़े रिलेटेड टॉपिक्स वाली क्लासेस भी मैं डालती हूँ, ठीक है। वो डैट नॉट ओनली दिस, मतलब हर एक कोर्स में मैं थोड़ा रिलेटेड टॉपिक्स वाली क्लासेस डालती हूँ, ठीक है। तो आपकी प्रिपरेशन को और नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए वो चीज़ होती है, क्योंकि हमको यही एक्सपेक्ट करके चलना है कि इस बार का एग्ज़ाम पिछली बार के एग्ज़ाम से ज़्यादा डिफिकल्ट आने वाला है। ये चीज़ एक्सपेक्ट करके चलेंगे तभी हम अपनी प्रिपरेशन को पिछले बार से और पिछली बार के प्रीवियस ईयर ट्रेंड के अकॉर्डिंगली और अच्छा और बेहतर बना पाएंगे, है ना। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल फॉर योर प्रिपरेशन। प्लीज़ वॉच ऑल द क्लासेस फ्रॉम योर कंटेंट सेक्शन ऑफ योर लेटेस्ट बैच, प्लीज़ वो सभी क्लासेस देख लीजिए अपने कंटेंट सेक्शन के लेटेस्ट बैच की, ठीक है। एक भी क्लास मतलब आई विल सुजेस्ट के सारी देख लेना, बट द थिंग इज कि अगर आपको कुछ लग रहा है कि ये बाहर से यह चीज़ थोड़ी क्लास है ना, तो उसको आप एंड में देख सकते हो, ठीक है। ठीक है जी, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना ये सारा लेक्चर सुन के आपको कैसा लगा। बेस्ट ऑफ लक आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू।